तो हेडलाइन की शक्ल में आपने इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें तो जान ली, लेकिन अब जान लीजिए शो का फॉर्मेट। यानी यो स्टॉक का दरअसल आप आम दर्शकों का शो है, आप आम इन्वेस्टर, आम ट्रेडर्स का शो है, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आपको या तो कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है या मैसेज करना है। जो भी तरीका आपको रास आता हो, हमें अपने सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर यानी एक्स, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक का जहां पर भी आपको बेहतर लगता हो आप अपने सवाल कमेंट कीजिए। और यूट्यूब भी एक जरिया है जहां कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल इस शो को लाइव देखते वक्त पोस्ट कर सकते हैं और हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी अपना सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो नाम बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और किस भाव पे आपने खरीदारी की है ये जरूर मेंशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आखिर में बताना है कि आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। उसी आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय दे पाएंगे। तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इन सबके बीच में जरा बाजार का ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। तो निफ्टी देखिए, सपाट कारोबार 24,650 के पास आज भी जो है वो कारोबार होता हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले यहां थोड़ी सी आपको हल्की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लगभग 150 अंक मजबूत 54,600 के पार जाता हुआ बैंक निफ्टी। लगे हाथ जरा ब्रॉडर मार्केट को भी देख लेते हैं। मिड कैप अगर देखें तो लाल निशान में कारोबार हो रहा है, एक फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी दबाव हमें देखने को मिल रहा है, कुछ खास एक्शन तो नहीं है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है कि टक्कर कांटे की है। जी हां, एडवांसेस और डिक्लाइंस अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे 1344 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में हैं और 1386 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में। यानी मामला आज एडवांसेस और डिक्लाइंस में लगभग बराबरी का है। निफ्टी के जो गेनर्स हैं, जरा वो लिस्ट आपके सामने लेकर आएंगे हम। और आप देखिए, हीरो मोटो निफ्टी का टॉप गेनर आज बना हुआ है। लगभग 2.5% की मजबूती हमें हीरो मोटो में आज के दिन देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 2.25% से ज्यादा मजबूत होता हुआ यहां नजर आ रहा है। हिंडाल्को मेटल पॉकेट्स में आप देख रहे हैं कि आज एक मजबूती सेकंड कंसेक्यूटिव डे में हमने देखी है और हिंडाल्को में देखिए लगभग 2% की मजबूती। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही नहीं बल्कि पूरे डिफेंस पॉकेट में आज बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। बीईएल जो है वो 100% मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अडानी पोर्ट्स देखिए, यहां पर भी लगभग 1% तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 1% मजबूत बना हुआ है। दबाव कहां है? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। आईटीसी 1% से ज्यादा यहां पर दबाव में और निफ्टी का टॉप लूजर आज आईटीसी है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल देखिए, 0.5% से ज्यादा की गिरावट हमें यहां देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व आज लगभग 0.5% से ज्यादा टूटता हुआ। एलएनटी, रिलायंस और इसके अलावा अगर हम बात करें बजाज ऑटो की तो यहां पर लगभग 0.5% तक की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। खबरों के दम पे कहां एक्शन है वो भी आपको बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि खास तौर पे मेटल शेयरों में जो है वो तेजी बनी हुई है। अब इसकी वजह यह है कि सप्लाई की चिंता की वजह से जो मेटल पॉकेट्स है वहां पर एक तरह का जो डिमांड है वो ट्रेंड्स लौटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जो कॉपर शेयर हैं, चाहे हिंदुस्तान कॉपर हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, नैल्को हो, एनएमडीसी हो, इन सभी में हमें मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। ब्लू डार्ट देखिए, आज अच्छी तेजी नजर आ रही है और दाम बढ़ाने के ऐलान के बाद एक तरह का ट्रिगर मिला है इस शेयर को और यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, इन सब के बीच में हमारे साथ आज अक्षय भागवत साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं और अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। बाजार में कम से कम एक हरा रंग लौटा है, वो अच्छी बात है। एडवांसेस और डिक्लाइंस अगर देखें तो बराबरी वाले मामले पर आ चुके हैं। ये सारी चीजें ठीक है। इंडेक्स स्तरों पर रणनीति तो हम चाहेंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति ज्यादा बेहतर होगी? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो बिल्कुल एक तरफा फॉल है बाजार में, अनएक्सपेक्टेड है
और अगर सपोर्ट ढूंढे हम कि निफ्टी इसी स्तर से घूमेगा अभी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, या और थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट या गिरना बाकी है, तो सपोर्ट में थोड़ी सी और गहराई है, क्योंकि 24,500 24,550 ये एक टेम्परेरी ट्रेडिंग सपोर्ट है। शायद 7 दिन एक तरफा गिरने के चलते हल्का सा आपको निफ्टी में जो रोल ओवर्स है या नेक्स्ट मंथ की पोजीशनिंग, उसके चलते थोड़ी पुल बैक मिल सकती है अगले 1-2 दिन में। तो 24,550 कहीं ना कहीं स्पॉट निफ्टी में एक सपोर्ट है। और अगर एक हल्की सी रिकवरी रैली नए सीरीज के बिगिनिंग से आती है तो आपको 24,800 850 तक निफ्टी दिख सकती है। तो अभी बात रही कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है कि निफ्टी बेस्ड अप्रोच रखना है, तो अभी भी मैं कहूंगा कि इंडेक्स या इंडेक्स हैवी वेट में ही बने रहे, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है कि एक बॉटम निफ्टी में हो चुका है। गुड आफ्टरनून अक्षय जी, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। और चलिए अब हमारे कॉलर्स को ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट कॉलर है पार्थ आनंद। नमस्कार पार्थ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैडम जी। मैडम मैं कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ मैडम। जी पार्थ, आपकी क्या क्वेरी है आज के लिए? मैडम मेरे पास 2 क्वेरी है। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रोकास्ट है 300 शेयर 119 पर, और एक 1500 शेयर है इक्विटास बैंक 78 पे। ओके सर। सर आपका नजरिया क्या है आगे के लिए? कितने टाइम के लिए आप आगे ही देख रहे हैं? साल हो चुका दोनों को। सॉरी मैं सुन नहीं पाई, क्या बोला आपने? हेलो जी, आपका नजरिया क्या है, बताएंगे? मैडम 1 साल आगे और हो चुका है, 1 साल और रुक सकता हूँ मैडम। ओके ओके। अक्षय जी, पार्थ आनंद पंजाब से बात कर रहे हैं। इनके पास इलेक्ट्रोकास्ट के 300 शेयर 119 के भाव पे इन्होंने लिया था। पहले इस शेयर पर बात कर लेते हैं। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 1 साल का इनका नजरिया है, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो इस पर क्या राय होगी इनके लिए? तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, इस चार्ट का अगर चार्ट स्टडी किया जाए तो अभी भी जो है स्टॉक थोड़ा सा जो है साइडवेज से नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कुछ बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं बन पा रही है स्टॉक में। न्यूट्रल टेक्निकल सेटअप है, और अगर आप साल भर के लिए भी वेट करेंगे तो फिलहाल स्टॉक अगले 1-2 महीने में तो रेंज के दायरे में सीमित होने के असर दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा क्वांटिटी अगर फ्री कर पाए इसमें, क्योंकि कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद में नहीं कर रहा हूं, तो वो एक अच्छी रणनीति रहेगी। स्टॉक आने वाले दिनों में एक रेंज के दायरे में सीमित हो सकता है। जो रेंज का लेवल है वो लोअर एंड में करीबन 80 के आसपास है और अपर एंड में 120 के आसपास है। तो आधा क्वांटिटी एग्जिट या फ्री कर ले, और बाकी का जो क्वांटिटी है आप 115 में जब भी रिकवरी रैली मिल आप एग्जिट कर लेना, ये मेरी राय रहेगी। जी, तो आधी क्वांटिटी आप कर सकते हैं और 115 पर आकर आप आधी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। इनका दूसरा सवाल आरती इंडस्ट्रीज़ पर है। इनके पास आरती इंडस्ट्रीज़ के 150 शेयर है, जो कि इन्होंने 429 के भाव पर लिया था। शेयर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आज देखें तो थोड़ी हल्की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो 1% की गिरावट इस शेयर में थी। सर इस पर क्या नज़रिया होगा इनके लिए, आरती इंडस्ट्रीज़? जी देखिए, अब आरती इंडस्ट्रीज भी टेक्निकली एक डाउन ट्रेंड में है, जिसका मतलब है कि अभी भी थोड़ी सी जो है स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी एक हल्का सा सपोर्ट जोन 350 के आसपास है। कोई थोड़ी सी उम्मीद आप रिकवरी की कर सकते हैं, बट जल्दी कोई बहुत बड़ी रिकवरी या वी शेप रिकवरी की उम्मीद नहीं है। एवरेजिंग के लिए अगर आप ओपन है स्टॉक में तो 300 समय 1 साल के ऊपर है, तो 300 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो एवरेजिंग के लिए ओपन रहे। अगले 2-3 महीने में रेंज बाउंड या 300 तक नीचे छू सकता है स्टॉक, और 1 साल के ऊपर का अगर एक पॉसिबल टारगेट का एस्टिमेट करना है तो रिकवरी अगर रैली आती है तो 480 तक आपको ऊपरी स्तर आरती इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। तो एवरेज ऑन डिप्स ये सलाह से आप 480 के टारगेट के लिए बने रहे आरती इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो 480 तक के लक्ष्य और बाय ऑन डिप्स की यानी गिरावट में खरीदारी की रणनीति आपको यहां पर रखनी है। लक्ष्य आपको ऊपर के नजर आ सकते हैं। विनीत जी को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं। विनीत नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर। पोहे जलेबी इंदौर मध्य प्रदेश का नाश्ता हो गया कि नहीं आज? हाँ जी हो गया। हाँ जी हो गया। चलिए बताइए विनीत जी, क्या शेयर लिए हुए हैं जील एंटरटेनमेंट के। जी, हाँ। तो
किस भाव पे लिया भाव आपने? है मेरा 137.60 का एवरेज करते हुए रखा है, ठीक है, ले रखा है। ओके। तो 2 महीने की सोच है, क्या करना चाहिए, आप सलाह दीजिए। 2 महीने से थोड़ा ज्यादा ही रुक लीजिए, मुझे तो लग रहा है थोड़ा। अक्षय, ऐसा? 137 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है, लेकिन समय सीमा बड़ी कम दे रहे हैं, 2 महीने ज्यादा नहीं रुकना चाह रहे हैं जी एंटरटेनमेंट में। बताइए क्या इनको एडवाइस होगी? जी, समय सीमा काफी कम है, इससे मैं भी सहमत हूं, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक अभी भी नेगेटिव है। जिस तरीके का वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन दिख पा रहा है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है जहां पे स्टॉक एक सपोर्ट बन चुका है, ये मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो शायद थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है स्टॉक में, 95 तक भी वापस एक बार छू सकता है। तो थोड़ा समय सीमा आपको इसमें कम से कम मिनिमम 1 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट के होराइजन से अगर आप ओपन है स्टॉक को होल्ड करने में, क्योंकि डाउनसाइड कैप होने के तो संकेत दिख पा रहे हैं, डाउनसाइड 95 तक जा सकता है जाने में, पर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अगर 1 साल के ऊपर आप होल्ड करके चले तो आप पॉसिबल जो रेजिस्टेंस या रिकवरी है वो लेवल्स 165 ही आपका पहला रेजिस्टेंस या रिकवरी का लेवल है, और 170 तक के टारगेट जोन से आप इस स्टॉक में 1 ईयर प्लस के इन्वेस्टमेंट होराइजन से बने रह सकते हैं। जी, तो जी एंटरटेनमेंट पर आपको राय है कि 1 साल तक आप बने रहे तो आपको अच्छे टारगेट्स इसमें मिल जाएंगे। अगले कॉलर को साथ में शामिल करते हैं। कीर्ति कुमार शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, भावनगर से। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? भावनगर, गुजरात। ओके सर, आज आपका क्या सवाल है? पीएफसी के बारे में मैंने पूछा है। मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है, प्रॉफिट में भी हूँ, लेकिन अभी क्या करना, मतलब कंटिन्यू करना कि कैसा है? किस भाव पे सर आपने पीएफसी खरीदा था? मेरा एवरेज होगा करीब 105-10 रुपया। 105 पे। अक्षय जी, इनके पास पीएफसी का शेयर है, 105 के भाव पे इन्होंने लिया था। बोल रहे हैं कि अच्छी क्वांटिटी में है, करीब 4000 शेयर इनके पास है। और आज का अगर हम चार्ट देखें तो हल्की तेजी पीएफसी में नजर आ रही है। आगे के लिए क्या आउटलुक होगा? फिलहाल ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन स्टिल पूछना चाहते हैं कि आगे के लिए क्या राय बनाए? जी, तो 104 की तो होल्डिंग बहुत बढ़िया है, पर अगर आप स्टॉक का लास्ट 6 से 8 महीने में अगर व्यू देखें तो स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। वॉल्यूम्स इस पूरे दौर में काफी धीमी गति से है, तो क्लियर है कि एक रेंज के दायरे में है स्टॉक, ज्यादा कुछ ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है स्टॉक में। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, वापस शायद आने वाले दिनों में 350 भी दिख सकता है। इसका मतलब नहीं कि लॉन्गर टर्म वीक है, बट शॉर्ट टर्म में यही या यही रेंज बाउंड दौर और थोड़ा 6 महीना से 1 साल तक ये खींच सकता है। तो राय रहेगी सबसे पहले आपकी एंट्री बहुत मजबूत है, अपने अच्छे लेवल पे खरीदे तो थोड़ा सा मुनाफा बांध ले, क्योंकि अगर यही पूंजी आप दूसरे स्टॉक में निवेश करें तो शायद वो पूंजी आपके लिए अच्छा कमा के दे सकता है। तो 50% प्रॉफिट बुक कर ले। कहीं ना कहीं लेवल्स में और व्यू शेयर करूं तो 350 पीएफसी का अच्छा सपोर्ट जोन है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक है, 1 ईयर मिनिमम प्लस के होल्डिंग से आप बने रहेंगे तो जो लेवल्स है वो रेजिस्टेंस जोन 441 का है, और इसका ब्रेकआउट जब भी बने तभी आपको इस स्टॉक में मोमेंटम पिकअप के आसार दिखेंगे। तो फिलहाल 50% बुक करके बाकी का होल्ड करे, ये राय पीएफसी में देना चाहूंगा। चलिए, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह, आधा जो अपना कैपिटल है वो निकाल लीजिए यहाँ से, और फिलहाल बने रहने की इसमें सलाह। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक विशेष जानकारी आपको दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। वक्त है हमारी अगली क्वेरी का, जो कि हमें यूट्यूब के जरिए मिली है। रमजीत की ये क्वेरी है। इनके पास अदानी पावर के शेयर्स है, 150 के भाव पे इन्होंने लिया था और क्वांटिटी है 1100 रुपये। अक्षय जी, क्या राय होगी? इन्होंने कोई नज़रिया तो हमारे साथ अभी शेयर नहीं किया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर राय दीजिए।
आज का अगर मैं चार्ट देखूं तो करीब 2% नीचे होकर कारोबार कर रहा है। 150 पर इन्होंने लिया था और आज शेयर करीबन 145 पर है। जी, तो अगर अडानी पावर आप देखें तो दो अलग व्यू है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं 160 160 ये एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है। कंप्लीटली एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक था, तो उसके पीछे आपको काफी मोमेंटम अडानी एंटरप्राइज में रिसेंटली दिखा था। पर कहीं ना कहीं जैसे ही चला है स्टॉक और लॉन्गर टर्म व्यू जो एक रेंज बाउंड दौड़ रहा है स्टॉक में, उसके चलते हमने 155 160 में प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो शॉर्ट टर्म के व्यू लेके आप चल रहे हो तो मैं कहूंगा एक बार मुनाफा बांध लेना या एग्जिट लेना बहुत जरूरी है 155 160 के रेंज में। ये एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से करेक्शन दिखेगा तो वापस 115 के आसपास स्टॉक आ सकता है। हालांकि अगर लॉन्गर टर्म व्यू 1 ईयर प्लस के इन्वेस्टमेंट होराइजन से अगर आप बने हो तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे रहेगा सपोर्ट 100 का, और सबसे पहला रेजिस्टेंस जो 160 है। बाई चांस वो पार करता है लॉन्गर टर्म में तो आप 190 या 200 तक टारगेट के एक्सपेक्टेशन से स्टॉक में बने रह सकते हो। तो दो अलग अलग व्यू है। लॉन्गर टर्म में एवरेज ऑन डिप्स के लिए आप ओपन रहे टारगेट के लिए, पर क्लियरली अगर 1 मंथ के नीचे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार आप मुनाफा बांध ले स्टॉक में। चलिए, तो ये है राय। आपको एक खास स्ट्रेटजी भी आपको सुझा दी गई। आनंद सोहोनी जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है। पराग मिल्क पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 170 की है। पराग मिल्क की खरीदारी का स्तर इनका बड़ा ही शानदार है और वहाँ से देख लीजिए कि एक तरह से पेशेंस जो है वो पूरी तरह से पे करता हुआ है इनको। 45,800 के ऊपर का प्रॉफिट इस वक्त इनको होता हुआ। चिंता यही हो रही होगी कि जो दबाव है क्या वहां पर अब निकल जाना बेहतर होगा। 170 की बाइंग लॉन्ग टर्म ही लग रहा है इनका नजरिया। बताइए क्या करना चाहिए पराग मिल्क में। तो बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल है 170 का। पर यहाँ से अगर आप स्टॉक का अगला जर्नी या अगला पड़ाव देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन से जूझ रहा है प्राइस, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैं जो चार्ट्स पे देख पा रहा हूँ 240 250 के स्तर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक गए 2023 2024 के दौर में। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी गए कुछ दिन में स्टॉक में दिख पा रही है। 250 280 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग वापस हावी हो रही है स्टॉक में, शायद थोड़ा सा और डिप मार सकता है। तो राय रहेगी कि लॉन्गर टर्म अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्टर टर्म में आपने अच्छी एंट्री की है, वापस स्टॉक अगर रेंज के दायरे में सीमित हो जाए, रेजिस्टेंस वापस अगर इसमें एक्टिव हो जाए तो उसके चलते मैं कहूंगा आप 50% प्रॉफिट स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पे एक बार बुक कर लीजिए। बाकी का 50% 1 ईयर प्लस के इन्वेस्टमेंट होराइजन से बने रहे, क्योंकि स्टॉक में ओवरऑल 360 जो ऑल टाइम हाई लेवल है वो वापस लॉन्गर टर्म में छू सकता है। तो आपका सपोर्ट जोन 160 का है अगर लॉन्गर टर्म में बने हो, और 360 360 इस टारगेट के लिए अभी भी जो 50% क्वांटिटी आपके पास बचा रहेगा उसके टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में बने रहे। चलिए, तो आपको विशेष राय पराग मिल्क पर मिलती हुई यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रणनीति को अपनाना। शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका इस अहम राय के लिए और बाजार के साथ आम दर्शकों के सवालों का भी समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यो स्टॉक के इस एडिशन में फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन एक्शन बरकरार है। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपके बाकी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं यो स्टॉक्स के साथ। सवाल कैसे पूछने हैं वो तौर तरीके आप जानते हैं। नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज करिए। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस एडिशन में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहा है चर्चा में शामिल करते हुए आपको, और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बाजार को देख लेते हैं। रिकवरी के साइन बाजार में इस वक्त नजर आते हुए 24,700 के पास अब जा रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए लगभग 300 अंकों की तेजी 54,750 के पास जाता हुआ। और जाहिर सी बात है कि इंडेक्स स्तरों पर जिस तरह से ये रिकवरी नजर आ रही है और ये अगर टिकती है तो क्या ये बाजार के लिए एक रिकवरी साइन हो सकता है? क्या ये तेजी टिकाऊ हो सकती है? यही सवाल जो है हरीश जी मेरा आपसे है। अगर ये तेजी कायम रखती है और जिस तरह से एक बार फिर से अपवर्ड ट्रेंड्स में बाजार नजर आ रहा है, आपको लगता है कि एक ऑप्टिमिज्म आ सकता है बाजार में?
नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल हमने पिछले हफ्ते में देखा है तो लगातार एक सेल ऑफ देखने मिल रहा था। वहां से कल के दिन में भी थोड़ा बहुत हल्का सा वीकनेस ही देखने मिल रहा, लेकिन आज के ट्रेड सेशन में देखा है तो थोड़ा नीचे लेवल से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने मिल रहा है। अभी भी देखा है तो जो सपोर्ट्स थे ऑलमोस्ट 24,550 के अराउंड तो सपोर्ट्स था, तो मुझे लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 24,550 का इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल्स होल्ड करता है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म में रिलीफ रैली बिल्कुल देखने मिल सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में इन निफ्टी इंडेक्स में 24,850 से लेकर 900 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा उछाल बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है, इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड भी है ऑलरेडी, और आज भी मंथली एक्सपायरी भी है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स पे अगर देखा है तो नीचे में 24,500 से 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, वहां से मैं एक थोड़ा सा उछाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे में। गुड आफ्टरनून हरीश जी, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। आपने बाजार पर तो अपना नज़रिया बता दिया, लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे पहले कॉलर को लेने का। अंकिता हमारे साथ जुड़ गई है। नमस्कार अंकिता, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैम नमस्कार, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी, आज के लिए आपकी क्या क्वेरी है और नज़रिया भी बताइए। मैम मेरे पास ओला इलेक्ट्रिसिटी का 50 शेयर है, 100 रुपीज से मैंने लिया हुआ था, तो अभी बहुत लॉस में है, तो उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी। हरीश जी, जैसा कि आपने सुना, क्या करना चाहिए? सॉरी मैम, आपका नज़रिया कितना है? शॉर्ट टर्म के लिए है मैम। शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। हरीश जी, इनके पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर है, 50 शेयर है क्वांटिटी, और इन्होंने 100 रुपये के प्राइस पे इन्होंने लिया था। शॉर्ट टर्म के लिए ये इस पर नज़रिया जानना चाहती है, क्योंकि फ़िलहाल लॉस में है, करीब 2,000 रुपये से ज़्यादा का इन्हें नुकसान है। इस पर राय दीजिए। बिल्कुल तृप्ति जी, अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक में एक आईपीओ के बाद हमने एक लगातार सेल ऑफ देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 40 के आसपास आके बॉटम हो चुका है, वहां से मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी देखने मिल रहा है, और रिसेंटली एक रैली के बाद फिर से एक बार करेक्टिव फेस देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी है स्टॉक प्राइस जो है, इमीडिएट सपोर्ट जो है 51 और 50 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 70 से लेकर 75 लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको अभी इनका तो नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर लेवल्स पे लिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको हो सकता है तो या इस लेवल्स पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं, और 70-75 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ा बहुत 50% एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी तक जो भी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक बार फिर से एक बार तेजी देखने मिल सकता है एक मीडियम टर्म आउटलुक में। तो करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं और उनका एवरेजिंग हो जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि 70-75 के आसपास फिर से रिविजिट कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई, और एक तेजी की उम्मीद एक बार फिर ओला में नजर आ सकती है। बढ़ते हैं आगे। कल्पित व्यास हैं इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पे। कल्पित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। कल्पित व्यास बोल रहा हूँ मैं इंदौर से। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास आईआरबी इंफ्रा के 1000 शेयर है 56 के रेट पे। ओके, जी। आपके पास आरती इंडस्ट्रीज भी है क्या? आरती इंडस्ट्रीज भी है 450 के रेट पे। ठीक है, ठीक है। नजरिया आपका 2 से 3 महीने का नजरिया है इन दोनों स्टॉक्स पे? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। आईआरबी इंफ्रा जो खरीदारी है वो 56 रुपीज़ पे है, और आरती इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खरीदारी जो है वो 450 के भाव पे है। बताएं हरीश जी, इन दोनों स्टॉक्स पे 2 से 3 महीने के लिए आपका क्या व्यू बन रहा है? प्रशांत जी, अगर पहले हम लोग आईआरबी इंफ्रा की बात करते हैं, देखिए हमने लगातार एक करेक्टिव फेज में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2024 जून से लगातार डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जिस तरीके से एक डाउन मूव देखने मिल रहा है, और एक क्रूशियल सपोर्ट के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे 40 के आसपास एक की सपोर्ट जोन बनाएगा। मुझे लग रहा है कि 40 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर नीचे टिकता है, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ पे 36-35 लेवल्स का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की ओर। तो अगर इनका शॉर्ट टर्म नजर आए तो मुझे लग रहा है कि 40 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 40 के नीचे अगर एक दो इनका क्लोजिंग रहता है तो बिल्कुल वो उसमें से एग्जिट कर सकना बेटर है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन से और डाउन ट्रेंड में देखने मिल रहा है, मुझे इतना बड़ा तेजी दिख नहीं रहा है इस स्टॉक में। तो उसके चलते मैं बोलता हूँ कि 40 रुपीज का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करे आईआरबी इंफ्रा में।
और दूसरा आरती इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में भी देखा है तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का डायरेक्शन देखने मिल रहा है। और सपोर्ट जोन की बात करते हैं 360 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर है तो होल्ड बने रहे, लेकिन इसके नीचे चलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है इस स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए दोनों स्टॉक्स में स्टॉक के साथ होल्ड बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक अगर टूटता है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एग्जिट करना बेटर है स्टॉक्स। ये आरती इंडस्ट्रीज और आईआरबी पे आपको राय है फिलहाल होल्ड करिए, अगर इससे नीचे जाता है तो फिर एग्जिट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। अनीश जैन हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े हैं। अनीश, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर, क्या सवाल है आपका और नजरिया क्या है? मैंने 300 शेयर लिए हैं जी बायोकॉन लिमिटेड के 360 रुपए के रेट पे, तो मैं 3 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी 340 आ गया है शेयर। जी जी बिल्कुल। हरीश जी, जैसा कि आपने सुना, इनके पास बायोकॉन के शेयर हैं, 300 शेयर है और 360 के प्राइस पे इन्होंने लिया है। अभी देखें तो 340 के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है और आगे ये चाहते हैं कि आगे इन्हें क्या करना है, ये 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं शेयर। बिल्कुल, अगर तृप्ति जगह देखा जाए तो बायोकॉन में एक हाई टॉप हाई बॉटम का अभी भी पोजीशन इंटैक्ट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में आ चुका है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से कंसोलिडेशन में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऊपर की ओर 400 के ऊपर टिकने के लिए कोशिश फेल होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी देखा है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तेजी का ही है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो। और अगर इनका शॉर्ट टर्म नजर आए तो मुझे लग रहा है कि 330 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 400 से लेकर 410 के आसपास रेजिस्टेंस है, उस लेवल पे आता है तो बिल्कुल इनको एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म नजरिया अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 330 का स्टॉक के साथ भी होल्ड बना रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई बायोकॉन पे। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम राजीव है। मेरे पास 200 शेयर आयशर मोटर्स के हैं। मैंने 7085 पे परचेज किया है। ठीक है, मैं क्या करूं? आई मीन शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने। ठीक है, अभी भी तो आप शॉर्ट टर्म का ही नजरिया चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है। 7085 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है आयशर मोटर्स में। वैसे तो इनके भाव के थोड़ा ही नीचे है स्टॉक, लेकिन शेयरों की संख्या इस तरह की है कि इनको इस वक्त लगभग 14,500 का नुकसान हरीश जी होता हुआ। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं आयशर मोटर्स में। हाल फिलहाल की ऑटो शेयरों में एक रफ्तार थी, लगता है कि उसी दौरान उन्होंने बाइंग की है, लेकिन आयशर मोटर्स में एक तरह से वो इसी रेंज में फंसे हुए हैं। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो ऑटो सेगमेंट में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था, उसमें से आयशर मोटर्स में भी देखा है तो एक शॉर्ट टर्म में भी ऑलमोस्ट हमने 15-20% का रैली देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनका जो पोजीशन है थोड़ा ऊपर लेवल पे बाइंग किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है स्टॉक प्राइस, और क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम इंडिकेटर जो RSI वगैरह वो थोड़ा ओवरबॉट में है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो सकता है, इनको बने रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट सेटअप है और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल मुझे तेजी अभी भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म पे नजर आए तो मुझे लग रहा है कि 6850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर ही रहेगा ट्रेंड। तो मुझे लग रहा है कि इसके स्टॉक के साथ ही बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि जिस तरीके से रनअप देखने मिला उस टाइम उसकी वजह से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है स्टॉक प्राइस में। तो कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार अप ट्रेंड का रैली शुरू हो सकता है स्टॉक प्राइस। तो आयशर मोटर्स पे आपको राय है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही बने रह सकते हैं। चलिए, वक्त है दूसरे कॉलर का। विकी सकपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकी, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास NTPC ग्रीन के 150 क्वांटिटी है 104 के रेट पे, और JSW सीमेंट की 250 क्वांटिटी है 147 के रेट पे। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से जानना चाहता हूँ। जी, तो हरीश जी, इनके पास 2 शेयर है, एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले NTPC ग्रीन की अगर बात करें तो 150 शेयर है और 104 के भाव पे इन्होंने लिया था। इस पर नजरिया बताइए।
अगर देखा है तो पहले एनटीपीसी ग्रीन की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन डीमर्ज होके हुए एनटीपीसी से निकला हुआ था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन से निकल के बाद वापस एक डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है स्टॉक प्राइस में। देखिए ऊपर के वो रेजिस्टेंस जोन था 104 105 के आसपास ही, वहां से वो फेल होते हुए नजर आया। वहां से डाउन ट्रेंड अभी भी दिख रहा है कि एक डाउन टिक देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इनका बड़ा नुकसान है नहीं, तो हो सकता है तो एग्जिट करना बेटर है। स्टॉक में अभी भी कोई भी ऐसा मेजर रिवर्सल दिख नहीं रहा है फिलहाल। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है वीकनेस, जहाँ पे 94 95 लेवल्स के आसपास सपोर्ट है इमीडिएटली। तो अगर इन पर होल्ड करना है तो 94 95 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। हो सकता है क्योंकि एक बार वापस इनका जो प्राइजेस है 104 105 लेवल दिख सकता है, जो भी रेजिस्टेंस वही आसपास है, तो उस लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं एनटीपीसी में। और दूसरा, अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास इस स्टॉक को मैं एक्चुअली ट्रैक भी नहीं करता। और दूसरा चीज़ है कि स्टॉक में मेरे पास डेटा बहुत कम है, तो इसको मैं एडवाइस देना मेरा। हरीश जी सॉरी, ये जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर इन्हें राय चाहिए। 250 क्वांटिटी है, 147 पर इन्होंने लिया था। बिल्कुल, मैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर रहा हूँ कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर रहे हैं तो कि रिसेंटली ये डिलिस्ट हुआ था। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे डिलिस्टिंग हुआ था। मुझे उसके चलते यहाँ पे डेटा नंबर्स बहुत कम है, तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। जी, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर अभी कोई राय नहीं, लेकिन आप एनटीपीसी को अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अभी एग्जिट ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियंस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बाजार पर राय दीजिए, एक रिकवरी अटेम्प्ट बाजार की ओर से नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्फिडेंस दे रहा है ये? और उसके बाद अपनी कॉल बताइए। शुक्रिया प्रशांत, देखिए गिरावट का दौर नो डाउट काफी पेनफुल है, बिकॉज एवरी पासिंग डे हम देख रहे हैं मार्केट का एक नया लो बनते हुए। दो ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि लोअर एंड पे थोड़ा सा रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है। 600 के पास जब भी निफ्टी इंडेक्स आपको टेस्ट करता नजर आता है, बट अपसाइड भी कैप्ड है। मीन 700 750 का जोन है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली इंडिकेशन यही है कि इन्हीं लेवल्स के पास करीब 24 650 के पास ही आपको फाइनल एक्सपायरी होते हुए नजर आएगी। और रिकवरी के लिए 750 के लेवल को क्रॉस करना जरूरी होगा। उसके इसमें फिर एक अच्छा रीबाउंड हो सकता है करीब 200 से 250 पॉइंट का, जो कि इंडेक्स को करीब 25,000 तक लेके जाए। बट अभी के लिए वेट एंड वॉच सिचुएशन है, और जब तक कि 750 ब्रेक ना हो जाए तब तक लॉन्ग साइड पे एग्रेसिव पोजीशनिंग इंडेक्स में नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल्स, पीएसयूज और सेलेक्ट स्टॉक्स इन द डिफेंस बास्केट जहाँ पे कि एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, सस्टेनेंस देखने को मिल रही है। तो विद इन द डिफेंस बास्केट HAL एक ऐसा नाम जहाँ पे कि एक बाइंग पिवट फॉर्म हो रहा है, डेली चार्ट पे अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो इंडिकेशन है कि यहाँ से एक रीबाउंड स्ट्रेंथन हो सकता है। तो नेक्स्ट मंथ की, अक्टूबर मंथ की 4800 वाली कॉल जो करीब 140 142 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी 120 के स्टॉप लॉस के साथ 180 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम नुकसान आपका करीब 3300 रुपए का हो सकता है, जहां पे की प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 5700 का है। शुक्रिया करेंगे अजीत अहम राय के लिए। HAL 4800 की कॉल 142 के प्रीमियम पर आपको लेनी है, स्टॉप लॉस 120 का लगाना है, लक्ष्य यहाँ 180 तक के नजर आ सकते हैं, मुनाफा जो है वो 5700 तक का और नुकसान 3300 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। 10 में से 9 लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे गंवाते हैं, यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं, लेकिन 1% लोग पैसे बनाते भी हैं। तो इसलिए पक्की तैयारी हो और आपके तमाम फंडामेंटल्स क्लियर हों तो ही इसमें ट्रेडिंग इनिशिएट करें, और इसके साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। टाटा सन्स ने लिस्टिंग के नियमों में राहत के लिए RBI को अर्जी दी है। क्या है पूरी खबर? अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग बताएं आखिर क्या है जानकारी।
टाटा सन्स जो कि भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका आज का डेडलाइन है आरबीआई के जो लिस्टिंग नियम हैं उनको पूरा करने का। टाटा सन्स ने पहले एक आरबीआई के समक्ष एक अर्जी डाली थी जिसके तहत उसने ये कहा था कि उसे जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में जो देखा जाता है आरबीआई के नियमों के अनुसार उसे डीरजिस्टर कर दिया जाए। टाटा सन्स ने आरबीआई के समक्ष ये भी कहा है कि जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसे एक छूट मिल जाए ताकि वह अपने शेयर्स को लिस्ट ना कर सके और पब्लिक ना जा सके और ये एक प्राइवेट कंपनी रह जाए। आरबीआई ने इस बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया है, कुछ कहा नहीं है लेकिन एक सोर्स ने 18 हाउस स्वदेश को ये बताया है कि आरबीआई जो टाटा सन्स को एक आउटराइट छूट इस बारे में जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उस बारे में नहीं देने वाली है। टाटा सन्स और टाटा कैपिटल आरबीआई के जो नियम है उसके अनुसार अपर लेयर एनबीएफसी कहलाते हैं और सितंबर 2022 में आरबीआई ने जो नियम लाए थे उसके अनुसार जो अपर लेयर एनबीएफसी थे उनको उस समय से 3 साल का समय दिया था, कार्यकाल दिया था कि उस समय में आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर दें। अभी टाटा कैपिटल ने पिछले 1.5 साल से अपनी जो लिस्टिंग है उसके आईपीओ के चलते उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और अक्टूबर 6 से 8 तक टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलेगा और वह करीब 15,500 करोड़ रुपए इस आईपीओ के द्वारा जुटाएगी। अभी सितंबर 30 का डेडलाइन था टाटा सन्स और टाटा कैपिटल को, लेकिन टाटा कैपिटल ने क्योंकि अपनी सारी जो आईपीओ की तैयारी लगभग पूरी कर दी थी, आरबीआई ने उसे थोड़ी सी मोहलत दी थी, थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया था कि वह जो अक्टूबर के पहले हाफ में वह अपनी आईपीओ ला सके और इसीलिए टाटा कैपिटल अभी 6 से 8 तक अपनी जो आईपीओ है वह संपन्न करने का प्लान करता है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए और इसी के साथ यो स्टॉक्स में हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारे साथ हरीश जी जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तृप्ति और मुझे आप इजाज़त दे सकते हैं और इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक्स। फटाफट बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। नमस्कार।